everyone, welcome to Poly Psychology. I hope you all are doing good. In this video, we will study about the triarchic theory of intelligence and the pass model of intelligence. ये दो टॉपिक्स मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने मिस कर दिया था, इसलिए मैं आज एक दूसरा वीडियो बना रही हूँ इसके लिए. So let's start. The triarchic theory of intelligence is given by Robert Sternberg. He says कि intelligence वो ability है which enables us to adapt, shape and select environment to accomplish one's goal and those of the society and culture. मतलब intelligence एक ऐसा ability है जिसकी मदद से हम किसी भी सिचुएशन में अपने आप को ढाल सकते हैं. उस सिचुएशन के कोई पर्टिकुलर फीचर्स को, कुछ सिलेक्टिव फीचर्स को हम सिलेक्ट करते हैं और अकॉर्डिंगली शेप करते हैं उसे अपना गोल रीच करने के लिए, अपना मोटिव पूरा करने के लिए. तो इस थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ये जो ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है, उसके अंदर में तीन बेसिक टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस दिए गए हैं, विच इज कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस, एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस एंड द थर्ड वन इज द कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस. सो लेट्स लुक एट द फर्स्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस विच इज द कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस. कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस को हम एनालिटिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि इस वाले इंटेलिजेंस में वी बेसिकली एनालाइज, क्या एनालाइज करते हैं, यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं, इंफॉर्मेशन की एनालिसिस करते हैं टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स. तो किसी भी टाइप की अगर प्रॉब्लम गिवन है तो उसमें आप कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो भी आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है आप उसे कैसे एनालाइज करते हैं, उसे कैसे सिलेक्ट करते हैं, उसे अकॉर्डिंगली आप एक कैटेगरी बनाते हैं और फिर अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उसी इंफॉर्मेशन का यूज़ करके. सो दैट्स व्हाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज द एनालिटिकल इंटेलिजेंस, बिकॉज हियर वी आर एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन. तो ये जो इंटेलिजेंस है यहाँ पर हम देखते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा एक स्टूडेंट लाइफ में देखा गया कि जिन बच्चों का कॉम्पोनेंशियल या फिर एनालिटिकल इंटेलिजेंस विच इज़ द सेम ओनली, इस इंटेलिजेंस में जो बच्चे हायर स्कोर करते हैं उनका स्कूल में भी जो सक्सेस लेवल है वो ज़्यादा रहता है, क्योंकि जिन बच्चों में कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस हायर रहता है उनका क्रिटिकल और एनालिटिकल थिंकिंग भी काफ़ी शानदार रहता है. तो कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस के अंदर में 3 कंपोनेंट्स दिया गया है. दैट्स व्हाई नेम से आप पता लगा सकते हो. सबसे पहला हमने कहा कि ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस. ऐसा ट्राइआर्किक इसलिए, मतलब ट्राई मतलब 3, तो ट्राइआर्किक के अंदर में 3 बेसिक टाइप्स के इंटेलिजेंस है. सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं कॉम्पोनेंशियल. तो ये कॉम्पोनेंशियल जो है इसके भी 3 कंपोनेंट्स हैं और इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो 3 में डिवाइडेड हैं. और इसे अगर हम एंटायरली देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इस इंटेलिजेंस का यूज़ करके हम प्रॉब्लम्स की को सॉल्व करने के लिए इंफॉर्मेशन की एनालिसिस करते हैं. इसी के लिए इसे एनालिटिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं. तो 3 कंपोनेंट्स में से सबसे पहला कंपोनेंट इज द नॉलेज एक्विजिशन. नॉलेज एक्विजिशन बेसिकली इन्वॉल्व्स द लर्निंग और एक्विजिशन ऑफ नॉलेज और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जहाँ पर कि ये सबसे पहला प्रोसेस है. मतलब कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम गिवन है, कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने है, तो आप अपना कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस को कैसे यूज़ करेंगे. सबसे पहले आप नॉलेज को एक्वायर करेंगे. जो भी इंफॉर्मेशन है आप उसे एनकोड करेंगे, मतलब सब नॉलेज को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे. डिफरेंट वेज ऑफ लर्निंग से आप उसे समझने की कोशिश करेंगे. दैट स्टेप इज़ योर नॉलेज एक्विजिशन. नेक्स्ट वी गो टू मेटा और हायर ऑर्डर. ये सेकेंड स्टेप है. यहाँ पर हम वो प्लानिंग करते हैं कि कैसे, क्या चीज़ इस्तेमाल करके, क्या मेथड यूज़ करके हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. और जितने भी हमारे मतलब कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं, मतलब सोचने का एबिलिटी, जो भी लर्निंग, रिमेंबरिंग, नोइंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी जो भी मेंटल प्रोसेस है, कॉग्निटिव प्रोसेसेस है, उसे कंट्रोल, मॉनिटर और इवेल्युएट करने का काम ही ये मेटा या हायर ऑर्डर वाले कंपोनेंट में है. लास्ट कंपोनेंट इज द परफॉर्मेंस कंपोनेंट. यहाँ पर इट इज़ द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ एक्शन. मतलब एंड में पहला इंफॉर्मेशन एनकोड किए, मतलब सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए और हमने चूज़ किया कि क्या करना है क्या नहीं, नॉलेज एक्वायर किए, लर्निंग किए, नॉलेज एक्विजिशन हुआ. उसके बाद हमने अपने दिमाग में जोर लगाया, कॉग्निटिव प्रोसेस को फायर करने की कोशिश किए और प्लानिंग से हम ये पता लगाए कि क्या करना है, कैसे करना है. दैट इज मेटा और हायर ऑर्डर. एंड द लास्ट इज द परफॉर्मेंस कंपोनेंट, जहाँ पर कि हम एक्चुअल में एक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस विच इज ऑल्सो नोन एज द एनालिटिकल इंटेलिजेंस.
नेक्स्ट इज द एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस को क्रिएटिव इंटेलिजेंस भी कहा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस वाले इंटेलिजेंस में हम अपने जितने भी पास्ट के एक्सपीरियंसेस को क्रिएटिवली यूज करते हैं नोवेल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। इसका मतलब है कि पास्ट एक्सपीरियंस मतलब हमारे साथ ऑलरेडी कोई चीज़ हो चुकी है और उसका नॉलेज हम यूज़ करते हैं हमारे नए प्रॉब्लम से डील करने के लिए, और वो भी क्रिएटिवली। वी आर नॉट पुटिंग द सेम रिएक्शन टू दैट सेम टू डिफरेंट प्रॉब्लम्स, बट हम उससे कुछ नॉलेज लेते हैं और कुछ उससे भी बेहतर मतलब प्रीवियस वाले एक्सपीरियंस से भी हम बेहतर करने की कोशिश करते हैं, उससे क्रिएटिवली यूज़ करने की कोशिश करते हैं पास्ट एक्सपीरियंस को, एंड वी यूज़ आर एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस टू सॉल्व नोवेल प्रॉब्लम्स। नाउ यहाँ पर देखा गया है कि इंटीग्रेशन टू मेक न्यू डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस। ऑफ कोर्स पास्ट एक्सपीरियंसेस के डिफरेंट टाइप्स ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस को हम एनालाइज करते हैं और वहीं से आइडिया लेके हम न्यू डिस्कवरीज करते हैं, न्यू इन्वेंशंस करते हैं। तो जितने भी ऐसी न्यू चीज़ें होती रहती हैं मतलब जिनका बेस जो होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, बट जो प्रोडक्ट निकल के आता है वो न्यू होता है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि ये एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस का यूज करके किया जाता है। नाउ दोज पीपल हु आर हाई ऑन दिस एबिलिटी और ऑन दिस इंटेलिजेंस, उन्हें देखा गया है कि उनके लिए बहुत इजी हो जाता है कोई भी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन को बाकी सारे इन्फॉर्मेशन से सिलेक्ट करना। मतलब वो काफ़ी इजीली इन्फॉर्मेशन को चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा इन्फॉर्मेशन किस टॉपिक के लिए ज़्यादा नेसेसरी है। एंड it also specifies how the experiences affect intelligence and how intelligence affects experiences। मतलब आपके एक्सपीरियंसेस की वजह से, सपोज आपने कोई सिमिलर प्रॉब्लम फेस किया है तो आपके उस एक्सपीरियंस की वजह से आपका इंटेलिजेंस अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ हो जाए तो ज़्यादा हायर रहेगा। मतलब कि आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से लर्न करके उस न्यू वाले प्रॉब्लम को क्रिएटिवली सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसे देखा गया कि अगर आपका इंटेलिजेंस ज़्यादा है तो जो भी आपको एक्सपीरियंसेस हो रहा है उसमें भी आपको ज़्यादा ही प्रॉफिट होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी उस चीज़ में आपका इंटेलिजेंस ज़्यादा ही रहेगा। थर्ड और द लास्ट वन इज द कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस। कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस को हम प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। इसके नाम से ही समझ आ रहा है, इट इज़ डिराइव फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट। तो एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट है जो कि प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। नाउ दिस इज द एबिलिटी टू डील विथ एनवायरमेंटल नीड्स एनकाउंटर्ड ऑन अ डेली बेसिस। तो ये जो है ये इंटेलिजेंस काफ़ी मतलब डे टू डे लाइफ्स में अप्लाई किया जाता है, इसी के लिए इसे प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस कहा गया है। टू डील विद द एनवायरमेंटल डिमांड्स, तो जिन लोगों में ये इंटेलिजेंस ज़्यादा होता है उन्हें स्ट्रीट स्मार्टनेस कहा गया है या फिर business sense, street smartness or business sense. Now they have the ability to adapt, select and modify according to their needs। और इसी की वजह से उनकी जो सक्सेस रेट है वो बाकी लोगों के मुताबिक ज़्यादा हायर रहती है, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से अडेप्ट करना आता है, सिलेक्ट करना आता है और अपने एनवायरनमेंट को भी अपने नीड्स के हिसाब से मॉडिफाई करना आता है। एंड इट इज़ ऑल्सो सीन दैट इट स्पेसिफाइज बिहेवियर कंसिडर्ड इंटेलिजेंट इन अ पर्टिकुलर कल्चर। ओके, सो कुछ बिहेवियर जो है वो कुछ स्पेसिफिक होती हैं एक कल्चर के मुताबिक। सपोज एक कल्चर में एक बिहेवियर को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है तो वो बिहेवियर सोचते हैं कि ये ज़्यादा इंटेलिजेंट है और किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में ऐसा एक्ट करना ही नेसेसरी है। तो कल्चर के हिसाब से डिफरेंसेस हो सकती हैं, मगर जो मेन बात है कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस का है वो ये है कि इट इज़ द एबिलिटी टू डील विद एनवायरमेंटल डिमांड्स एनकाउंटर्ड ऑन अ डेली बेसिस। Okay, so next topic is the PASS model of intelligence. Let me tell you that the PASS model has been given by J.P. Das, Jack Naglieri and Kirby. उन्होंने बताया है कि intellectual activity involves the interdependent functioning of three neurological systems or the functional units of brain। मतलब कि जो भी हमारे ब्रेन में जो भी intellectual activities हो रही हैं they involve the interdependent functioning of three neurological systems। That means कि उस चीज़ को प्रोसेस करने के लिए, उस एक्टिविटी को पूरा सक्सेस बनाने के लिए 3 न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स का यूज़ होता है जो कि इंटरडिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है। Therefore the units responsible are arousal or attention, नेक्स्ट इज साइमल्टेनियस और सक्सेसिव प्रोसेसिंग एंड द लास्ट इज प्लानिंग। तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि इसी 3 प्रोसेसेस से ही जो इसका नेम है पास मॉडल, इट हैज़ बीन डिराइव्ड। P इज फॉर प्लानिंग, A स्टैंड्स फॉर अराउजल और अटेंशन
एंड द डबल एस इज फॉर साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग। तो सबसे पहला स्टेप है अराउजल और अटेंशन। स्टेट ऑफ अराउजल हेल्प्स इन अटेंडिंग द स्टिम्युली। कोई भी स्टिमुलस है, एनवायरनमेंट से है या इंटरनल है, कुछ भी है, उस स्टिमुलस को अटेंड करने के लिए सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज रिक्वायर्ड इज द पर्सन्स अराउजल। जब तक वो उस चीज को देखकर अराउज नहीं होगा तो तब तक उसका अटेंशन वहां पर नहीं जाएगा। अराउजल एंड अटेंशन एनेबल्स अस टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन। इसी वजह से एक इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए हमें दोनों की जरूरत पड़ती है, बोथ अराउजल एंड अटेंशन। एंड ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल इज नीडेड टू फोकस अटेंशन। मतलब एक ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल नीडेड है ताकि आप अपना अटेंशन उस स्टिमुलस को दे सकें। अगर आपका अराउजल नहीं होगा तो आपका अटेंशन भी उस स्टिमुलस की ओर कभी नहीं जा सकता। और ऐसा नहीं है कि ज़्यादा अराउजल हो या ज़्यादा कम अराउजल, एक ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल इज ओनली नीडेड बिकॉज अराउजल फोर्सेस यू टू फोकस योर अटेंशन। तो आई होप कि फर्स्ट स्टेप क्लियर है कि किसी भी स्टिमुलस को अटेंड करने से पहले हमें अराउजल का ज़रूरत पड़ता है और एक ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल से ही हम उस स्टिमुलस को अटेंशन दे पाते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस इज द साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग। साइमल्टेनियस और सक्सेसिव प्रोसेसिंग दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग है। सबसे पहला है साइमल्टेनियस। इट इज़ द परसेप्शन ऑफ द रिलेशन अमंग वेरियस कॉन्सेप्ट्स एंड इट्स इंटीग्रेशन टू फॉर्म अ मीनिंगफुल पैटर्न। मतलब कि साइमल्टेनियसली आप वेरियस कॉन्सेप्ट्स, मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे आइडियाज़ हैं, आप साइमल्टेनियसली उन सभी को समझते हैं और उन सभी इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करके एक मीनिंगफुल पैटर्न बनाते हैं। जैसे कि एक यू ग्रास्प द मीनिंग ऑफ समथिंग या फिर रिलेशनशिप बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट फिगर्स। कोई भी अगर आपको कुछ एब्स्ट्रैक्ट फिगर दिया हुआ है तो आप अचानक से उसका कुछ मीनिंग बना लेते हैं अपने मन में, या फिर उसका रिलेशन समझ के आप एक कैटेगरी में उसे प्लेस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। सपोज कि मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि जो भी पजल गेम होता है वहाँ पर हम उसके पार्ट्स को देख के समझ जाते हैं कि एक पजल गेम का ही पार्ट है। तो रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस भी कुछ वैसा ही है। तो वहाँ पर जो भी पर्सन है जो एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं उन्हें एक ही बार में ही देख के वो परसीव हो जाता है कि ये सब कोई एक ही मैट्रिसेस मतलब आरपीएम के ही पार्ट्स हैं जिन्हें कि हमें इक्वल करके उसे एक दूसरे के साथ लगाना है, जोड़ना है और उसे एक मीनिंगफुल पैटर्न देना है। तो दैट इज साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग, जहाँ पर कि आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को, आइडियाज़ को एक साथ समझते हो, इंटरप्रेट करते हो, इंटीग्रेट करते हो और एक मीनिंगफुल पैटर्न बनाते हो। सेकेंड इज द सक्सेसिव प्रोसेसिंग। सक्सेसिव प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स रिमेम्बरिंग इन्फॉर्मेशन सीरियली where the recall of one leads to another। जैसे कि आप डिजिट्स, अल्फ़ाबेट्स, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स हम लर्न करते हैं, सीरियल वाइज लर्न करते हैं। जैसे कि ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है। ऐसे नहीं कि ए के बाद विल से कि ए के बाद डी आ रहा है, डी के बाद एफ आ रहा है, ऐसे नहीं। तो एक सीरियल होता है जहाँ पर कि लर्न करके ही हम उसे याद कर सकते हैं ज़्यादा दिन तक, एंड दैट इज द सक्सेसिव। सक्सेसिव मतलब एक के बाद दूसरा, रिकॉल ऑफ वन लीड्स टू अनदर। Last process is planning. It is an essential feature of intelligence because after when the information is attended to, एक certain level of arousal होता है आपके अंदर में स्टिमुलस को देख के, उसके बाद आप उस इंफॉर्मेशन को अटेंड करते हैं। उसके बाद एक ऑप्टिमल लेवल ऑफ अटेंशन के बाद वो चीज़ जाता है प्रोसेसिंग में, आइदर वो सक्सेसिव में जाए या साइमल्टेनियस में जाए। प्रोसेसिंग के बाद जो है प्लानिंग एक्टिवेट होता है। प्लानिंग में ही पर्सन थिंक करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं कि क्या है ये चीज़, क्यों है ये चीज़ और इसका क्या करना है। ये सारी बातें प्लानिंग वाले प्रोसेस में की जाती हैं। और अगर कोई प्लान वर्क नहीं करता, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, कोई सिचुएशन को फेस करने के लिए, तो प्लानिंग को मॉडिफाई भी किया जा सकता है। नाउ ऑल दीज पास्ट प्रोसेसेस जो प्लानिंग, अटेंशन, अराउजल, साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग है, दे ऑपरेट ऑन अ नॉलेज बेस। सपोज कि आप ऑलरेडी किसी
कोई भी जो एक्सपीरियंसर है इस चीज़ के, वो ऑलरेडी ऐसा कुछ फेस कर चुके हैं, तो आइदर वो रीड करते हैं या राइट करते हैं या एक्सपेरिमेंट कर करके वो ये चीज़ सीखते हैं कि इसके बाद ऐसा होना है, इसके बाद सपोजिंग मेरे पास इन्फॉर्मेशन दिया गया है, मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूँगा, उसके बाद उसे इंटीग्रेट करूँगा, फिर एक मीनिंगफुल पैटर्न बनाऊँगा। तो ये हम कहाँ से सीखते हैं? हम आइदर फॉर्मली वो चीज़ डेवलप करते हैं बाय रीडिंग, राइटिंग और एक्सपेरिमेंटिंग, या फिर इनफॉर्मली वी लर्न इट फ्रॉम द एनवायरनमेंट. Now next or the last topic for this video is the cognitive assessment system. Cognitive assessment system or the CAS is a battery of tests which is developed by Das and Naglieri. ये टेस्ट में कई सारे वर्बल और नॉन वर्बल टास्क दिए गए हैं. ये सारे टास्क जो हैं दे आर यूज टू मेजर द बेसिक कॉग्निटिव फंक्शनिंग विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ स्कूलिंग. मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ये टास्क परफॉर्म करने के लिए जो भी ये एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं, जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, उन्हें कुछ वर्बल और नॉन वर्बल टास्क दिए जाते हैं विच इज़ टू मेजर द बेसिक कॉग्निटिव फंक्शनिंग. मतलब उनका मेंटल का जो भी कॉग्निटिव प्रोसेस है उसे मेजर करने के लिए ये टेस्ट दिया जाता है. एंड इट इज द क्वेश्चंस और द टास्क्स इज एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट ऑफ स्कूलिंग. मतलब यहाँ पर कुछ ऐसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे जो आपके स्कूल में पूछे जाते हैं. कुछ जनरल ही होते हैं विच इन्वॉल्व्स यू टू यूज योर कॉग्निटिव प्रोसेसेस. तो यहाँ पर जो भी बच्चे ये टेस्ट को लेते हैं, द एज विच इज़ इन्वॉल्व इज़ फ्रॉम 5 to 18 ईयर्स ऑफ एज. तो 5 से 18 ईयर्स ऑफ एज के बच्चों पे ये टेस्ट किया जाता है, जहाँ पर कि वर्बल और नॉन वर्बल टास्क दिया जाता है उन्हें, विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ स्कूलिंग की ज़रूरत नहीं है इसे सॉल्व करने के लिए. इससे जो रिजल्ट्स निकल के आते हैं उसे हम यूज़ कर सकते हैं बच्चों को ट्रीट करने के लिए, जिन बच्चों के कुछ कॉग्निटिव डेफिसिट्स हो जाते हैं या लर्निंग का प्रॉब्लम्स हो जाता है जिन बच्चों में, तो हम उसे ईजिली कैच कर सकते हैं वैसे बच्चों को, और उन्हें प्रॉपर्ली ट्रेनिंग देके उनके उस चीज़ को भी ठीक कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप यू ऑल लाइक्ड इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.